हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से हमारे चैनल डीजल मैकेनिक थ्योरी में स्वागत है। कल तक हमने इंजन के अवयवों को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास था सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड की हमने कंस्ट्रक्शन, उसके संरचना, उसके भागों के नाम, उसमें दिए जाने वाले गैलरीज, फिट किए जाने पार्ट्स जैसे वाल्व है, वाल्व गाइड है, वाल्व सीट है, ऑयल पैसेज है, एग्जिट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो उसमें लगाए जाते हैं। जैसे इंजेक्टर है, स्पार्क प्लग है, उसके लिए स्पेस है, वाल्व के लिए स्पेस है। तो उसके प्रकार थे। आज हम इसी दौरान उसके कुछ बचे हुए अन्य भागों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे कल हमने अंतिम में पढ़ा था पिस्टन और पिस्टन के प्रकार, जिसमें हमने डोम हेड, डिफ्लेक्टेड हेड, फ्लैट हेड और कॉनकेव हेड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि उन पिस्टन को फिट करने के लिए एक पिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में गजन पिन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ गजन पिन को किस नाम से जाना जाता है। गजन पिन को हम गजन पिन, इसको पिस्टन पिन भी बोला जाता है, और अंतिम में एक नाम बचता है जिसे बोला जाता है थ्रस्ट पिन। इस पिन का मुख्य कार्य क्या रहेगा? हमें पता है हमारे पास एक जो ये पिस्टन था, जो हमने एक शेप बनाई पिस्टन की। पिस्टन में आप यहाँ एक भाग दिया जिसको हमने लिखा पिस्टन पोस्ट। इसमें हमारे पास एक अन्य भाग भी लगाया जाता है जिसे अपने बोला जाता है कनेक्टिंग रोड। अब कनेक्टिंग रोड के दो सिरे होते हैं, ये बिग एंड होता है और ये स्मॉल एंड होता है। स्मॉल एंड को पिस्टन के साथ जोड़ने के लिए जिस पिन का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोला जाता है पिस्टन पिन, रिस्ट पिन या गजन पिन। गजन पिन किस धातु से बनी होती है? तो ये साधारण सा प्रश्न होता है। गजन पिन को स्टील के खोखले पाइप द्वारा बनाया जाता है और इसकी बाहरी सतह हमेशा आपने देखी बहुत फिनिश होती है, इससे केस हार्डनिंग की जाती है, जिससे ताकि घर्षण कम से कम हो। अब बात आती है कि गजन पिन को हम किस किस तरह से फिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास गजन पिन फिट करने की तीन व्यवस्था रहती है। नंबर 1 फुली फ्लोटिंग, नंबर 2 सेमी फ्लोटिंग और नंबर 3 फिक्सड पिन। इन तीन व्यवस्थाओं के द्वारा ही हम कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे को पिस्टन के साथ जोड़ा जाता है। अब इन तीनों की व्यवस्थाएं कैसी रहती है? तो यहाँ हमारे पास तीन डायग्राम दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है फुल्ली फ्लोटिंग। प्रत्येक चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक आ गया पिस्टन, पिस्टन पिन, गजन पिन या रिस्ट पिन, सर्क्लिप। ये कौन से है? इंटरनल है, क्योंकि अंदरूनी सतह पर लगते हैं, और एक्सटर्नल बाहरी सतह पर लगते हैं। यहाँ एक देखा जाए फुली फ्लोटिंग कैसे बोला गया। अब आप देखोगे कि गजन पिन को इस खोखले होल में पास करने के बाद इसके दोनों सिरों पर सर्क्लिप से इसे रोक दिया जाता है। जैसे ही सर्क्लिप से रोकेंगे ये गजन पिन अपनी मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं कर पाती, क्योंकि ना तो इधर बाहर जाएगी ना ही इधर बाहर आएगी। अब बल्कि ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र यहाँ तक जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो इसमें हम देखेंगे कि कनेक्टिंग रोड का सिरा जब इसमें डाला जाएगा, इसमें कनेक्टिंग रोड का जब सिरा डाला जाएगा तो आप देखोगे कि ये कनेक्टिंग रोड के सिरे में फ्री घूमती है। क्योंकि जैसा ये मान लेते हैं ये कनेक्टिंग रोड का आपका सिरा है, इसमें मैंने ये गजन पिन डाल दी। तो अब ये कनेक्टिंग रोड का सिरा जब इस तरह से अपनी मूवमेंट लेगा तो ये ज़रूरी नहीं इसके साथ घूमे, ये इसके ऊपर फिसल सकता है। दूसरा, ये कनेक्टिंग रोड भी अपने आप में इसमें फ्री घूमती है। तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि फुल्ली फ्लोटिंग व्यवस्था में गजन पिन कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड बेरिंग में तथा पिस्टन के पिस्टन बॉस में स्वतंत्र घूमती
रहती है। दूसरी व्यवस्था हमारे सामने आई सेमी फ्लोटिंग। सेमी फ्लोटिंग व्यवस्था में आप देखोगे कि ये जो गजन पिन थी, इसको इसके अंदर फिट करने के बाद कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड सिरे पर एक इस तरह का नट या स्क्रू दिया होता है। जैसे हम इसको टाइट करते हैं तो ये गजन पिन को अपने अंदर पकड़ लेता है। तो इसमें क्या व्यवस्था रहेगी कि गजन पिन कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड सिरे में टाइट रहेगी और पिस्टन बॉस में ढीली घूमेगी। इसी तरह हमारे पास तीसरी व्यवस्था आती है फिक्सड टाइप या स्क्रू सेट स्क्रू टाइप। इसमें हम देखेंगे कि हमारा गजन पिन हमने इसमें फिट कर दिया। अब गजन पिन पिस्टन के साथ एक होल बना होता है जिसमें स्क्रू पास किया जाता है। ये स्क्रू गजन पिन को अपने स्थान पर एक जगह से रोक के रखेगा। तो यहाँ हमारा ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड बेरिंग में फ्री घूमेगी और पिस्टन में ये टाइट रहेगी। इस तरह से हमारे पास ये तीनों प्रकार की फिटिंग है। इसमें से हर बार एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सेमी कौन सी व्यवस्था है जिसमें कनेक्टिंग रोड और पिस्टन बॉस दोनों में पिस्टन पिन फ्री घूमती है। तो हमारे पास सीधा आंसर होना चाहिए फुली फ्लोटिंग। इसी तरह की जिसमें ये पिस्टन बॉस में तो फ्री घूमती है बट कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में फिक्सड होती है, तो हमारे पास होना चाहिए सेमी फ्लोटिंग। इसी तरह हमारे पास आया कि पिस्टन बॉस में टाइट होती है और कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में फ्री घूमती है, तो ये हमारा होना चाहिए फिक्सड पिन। आगे हमारे पास मुख्य नया टॉपिक आता है कनेक्टिंग रोड। यह भी इंजन का एक बहुत अच्छा भाग है। इसका मुख्य काम यही रहता है कि पिस्टन की पावर को क्रैंक शाफ्ट पर वितरित करने का इसका काम होता है। तो ये कैसा काम करेगा कि क्रैंक शाफ्ट के अप एंड डाउन मोशन को अपने चाल के द्वारा क्रैंक शाफ्ट को घूर्णन गति में परिवर्तन करने में जिस दंड का उपयोग किया जाता है उसे संयोजक दंड या कनेक्टिंग रोड बोला जाता है। तो कनेक्टिंग रोड की संरचना आप लोगों ने देखी होगी, यह टी या आई सेक्शन की होती है और इसे ज़्यादातर माइल्ड स्टील, मेलिएबल स्टील या कास्ट आयरन या इसको फोर्जेड स्टील का भी बनाया जाता है। इसके मुख्य भाग देखे जाएं तो हमने पहले ही बता चुके, इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक स्मॉल एंड एक बिग एंड। स्मॉल एंड में इसके साथ पिस्टन को बांधा जाता है और बिग एंड को दो सिरों में विभाजित किया जाता है जिसे नट बोल्ट के द्वारा ये लार्ज एंड जो बड़ा सिरा है इसमें बांधा जाता है, जिसकी इसके साथ क्रैंक शाफ्ट के पिन के साथ, क्रैंक शाफ्ट पिन के साथ। अब बात करते हैं कि जो कनेक्टिंग रोड है इसके भी क्या कोई टाइप होते हैं, शायद आपकी किताब में नहीं मिले, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कनेक्टिंग रोड इज टू टाइप। अब प्रकार दो कौन से हो गए? अभी हमने आपको एक पढ़ाया कि एक तो मैंने ये बना दिया, ये लो जी मैं दोबारा बना देता हूँ, आसान होता है। इस तरह से अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाते रहते हो तो आपको आसानी ये रहेगी कि आपको जब भी कोई सैद्धांतिकी कार्य में या ईडी में जो ड्राइंग का सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आप फ्री हैंड स्केचिंग आसानी से बना सकते हो। जल्दबाजी में बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया डायग्राम बन सकता है अगर पेंसिल की शुद्धता से बनाया जाए तो। ये मैंने बना दिया इसका एक सिरा। दूसरी अगर मैं बनाऊं तो इसमें क्या होगा, यहाँ क्या था, ये सिरा इसका स्प्लिट अप है। दूसरी कनेक्टिंग रोड इसके सामान्यतः मिलती जुलती होगी बट इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या यहाँ कुछ आपने एक नज़रअंदाज मत करना, इस डायग्राम को और उस डायग्राम को साधारण तरीके से देखना कि क्या फ़र्क आ रहा है। आप यहाँ देखोगे, बढ़िया सा डायग्राम बनाने की कोशिश करो या तो फ्री हैंड स्केच बनाओ। यहाँ लिखा होता है ड्रॉप फोर्जेड स्टील से, तो इसमें भी आप ऐसा डायग्राम बना के लिख सकते हो ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छा नंबर दे, ताकि धातु लिखने की भी जरूरत नहीं पड़े। इन दोनों डायग्राम के आप कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे कि ये जो थी स्प्लिट अप टाइप की है। कैसी? स्प्लिट अप मतलब जो खुल जाती है, और ये एक तरह की फिक्सड सॉलिड है। अब ये दोनों कहाँ इस्तेमाल, अब आप कहोगे सर हमने तो ये इस टाइप की देखी है कि नीचे वाला सिरा खुल जाए और इस्तेमाल हो जाए। अब आपको मैं वापस ले चलता हूँ 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में।
अब यहाँ दो बातें सामने आएगी कि जिन इंजनों में क्रैंक शाफ्ट या क्रैंक कनेक्टिंग रोड दोनों में से कोई अगर एक स्प्लिट अप हो, मान लेते हैं कनेक्टिंग रोड स्प्लिट अप हो, तो क्रैंक शाफ्ट होगा वो क्या होगा, सॉलिड, या जिसे अपने बोल देते हैं मोनोब्लॉक। अगर हमारे पास क्रैंक शाफ्ट स्प्लिट अप है, मतलब कि दो टुकड़ों में विभाजित है, तो ये कौन से इंजन में होती है, 2 स्ट्रोक में, या छोटे व्हीकल होते हैं जैसे बाइक है, तो आपके ऐसी बाइक में आप क्रैंक शाफ्ट देखोगे तो नट और स्क्रू से कसी होती है, उसको 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है, और जब वो 2 भागों में विभाजित हो तो उसको इसमें से फिट करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ स्प्लिट अप क्रैंक शाफ्ट इस्तेमाल होगी, तो इसमें क्रैंक शाफ्ट कौन सी होगी, सॉलिड या मोनोब्लॉक। इसके बाद हमारे पास आता है सबसे मुख्य, सबसे भारी और सबसे तेज़ गति से घूमने वाला भाग, जिसे अपने कहेंगे क्रैंक शाफ्ट, और जो हमारे इंजन का एक बहुत आधार भाग होता है। इसका क्या काम होता है कि पिस्टन की अप एंड डाउन मोशन को या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलना। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसकी होती है, हमारे पिस्टन की, और रोटरी हमारी क्रैंक शाफ्ट की। और ये सबसे तेज़ घूमने वाला और सबसे मजबूत भाग बनाया जाता है, क्योंकि इसी से जब पावर का झटका पिस्टन का लगता है तो क्रैंक शाफ्ट को सहन करना पड़ता है। अगर ये हमारा भाग किसी कारण से कमज़ोर बनाया गया तो टूट जाएगा। टूट जाने से हमें पता है ये पूरे ब्लॉक में फिट होता है और पूरे ब्लॉक को ये टुकड़े टुकड़े हो सकता है, इसलिए इस भाग का पूर्णतः मजबूत होना आवश्यक है। यहाँ एक क्रैंक शाफ्ट की संरचना दर्शाई गई है, जिसे आप ध्यान से देखो तो इसके प्रत्येक भाग को दर्शाया गया है। हमेशा याद रखना, जो भाग जहाँ सहारे जाते हैं, रोके जाते हैं, उस भाग को हमेशा क्या कहा जाता है, जनरल या मेन बेरिंग जहाँ लगाए जाते हैं उसे जनरल भाग बोला जाता है। जैसे एक ये बैठा और एक ये रहा, ये 2 भाग जनरल आ गया। अगर किसी क्रैंक शाफ्ट की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो जनरल 2 से 3 या 4 या 6 भी हो सकते हैं। इसके बाद जो जिस भाग में कनेक्टिंग रोड हमारी फिट रहती है, ये भाग में कनेक्टिंग रोड लगेगी, यहाँ लगेगी, इस भाग में लगेगी, इस भाग में लगेगी, मतलब 4 सिलेंडर के लिए क्रैंक शाफ्ट बनाई गई है, तो इस भाग को अपने बोलेंगे क्रैंक पिन। और जो ये बीच में से ऐसा कुछ उठा हुआ सा भाग होता है, जैसे डायग्राम में आपने क्रैंक शाफ्ट में देखा होगा, कुछ भाग ऐसा होता है, इसे क्रैंक वेट या क्रैंक वेब भी बोला जाता है। बात आती है क्रैंक शाफ्ट की संरचना की, तो क्रैंक शाफ्ट की संरचना को SAE स्टील 1045 से फोर्ज करके बनाया जाता है। फोर्ज करने के बाद अच्छी मशीनिंग से तैयार किया जाता है, और इसमें प्रयुक्त ढलवा लोहे को रासायनिक संगठन, जिसमें कार्बन की मात्रा 1.35 और सिलिकॉन 0.85 और मैग्नीज 0.6 और कॉपर 1.5 और फॉस्फोरस 0.1 होता है। अब बात एक मजे की एक और आती है कि हमें क्रैंक शाफ्ट चेंज कब करना चाहिए। आपने आम भाषा में सुना होगा, सर हमारे क्रैंक शाफ्ट हमारे इंजन के हमने 10 पे कर दी, क्रैंक शाफ्ट को 20 पे कर दिया, क्रैंक शाफ्ट 30 पे कर दिया। ये क्या है एक्चुअली, हमें पता है कि जब ऊपर से थ्रस्ट लगता है, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट का क्या है, पिन वाला भाग है, हमने इसको पिन वाला भाग मान लिया। यहाँ हमारा बिग एंड कसा हुआ था, जैसे ऊपर से थ्रस्ट लगता है तो ये भाग घिसता है। और हमने जो हमारी स्लीव थी उसमें 2 प्रकार की घिसावट पड़ी थी, कौन सी, टेपर और ओवल, जैसे गिलास नुमा या अंडाकार भी बोला गया। यही घिसावट आपकी किस में आ जाती है, टेपर तो नहीं आती पर अंडाकार बन जाती है, क्योंकि जिस भाग में अचानक से चोट पड़ेगी वो नीचे बैठ जाएगा और दूसरा भाग उठा हुआ रहेगा, तो हमारी क्रैंक शाफ्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब हम इसकी इस घिसावट को हटा देते हैं तो सीधी प्लेन करने के लिए, ताकि नए बेरिंग में आसानी हो फिट करने में और घर्षण नहीं हो, तो इसको ही हम पॉइंट जो 10 बोला जाए, 0.10 mm की इसमें वीर कर दी जाती है, और टोटल माप में से इसको घटा दिया जाता है। तो इसके बाद ये तकरीबन 0.20 mm तक की घिसावट तक हमारी क्रैंक शाफ्ट इस्तेमाल ली जा सकती है। इससे अधिक अगर घिसावट होती है, हम ग्राइंडिंग करवाते हैं, तो हमारी क्रैंक शाफ्ट झटके सहन करने में समर्थ नहीं हो पाती। तो धन्यवाद दोस्तों, आप किसी ने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे से आगे शेयर करें। मैं आपको पूरा डीजल मैकेनिकल सिलेबस और अभी जो लोगों ने जिन्होंने CTS का फॉर्म भरा है उनका पूरा सिलेबस अटेम्प्ट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।